Good afternoon and welcome. Welcome to our new session number 6. अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए, कल हमने स्टेप 1 भी डिटेल में पढ़ लिया. स्टेप 1 में क्या था? स्टेप 1 में जी हाँ, हज़ार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हमने कल सीख लिया. कौन कौन से तरीके हमने सीखे थे उसमें जी? कुछ आइडिया है, कुछ याद है? हाउ टू आइडेंटिफाई हज़ार्ड? लेजिस्लेशन, थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये हमने पढ़ा था ना. और सोर्सेज पढ़े थे, बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज. तो इंटरनल में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक्सटर्नल बहुत सारे सोर्सेज पढ़े थे हमने. ये एक तरीका था जो कल हमने जाना कि इन तरीकों से हज़ार्ड्स के बारे में पता लग जाता है. इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या हमने पढ़ा था? आपके एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड के डेटा है, रिस्क असेसमेंट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ थी. और बहुत सारी लिस्ट थी हमने कल पढ़ी थी. इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज, तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हमने क्या क्या पढ़ा था जी? एक्सटर्नल सोर्सेज में बहुत सारे लेजिस्लेशन की बात हमें बता रहे थे, उसके थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. इसके अलावा नहीं, इंटरनल तो हो गया. एक्सटर्नल में हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ILO है, ISO है, BSI है, इनके वेबसाइट, इनके थ्रू. उसके अलावा कोड ऑफ प्रैक्टिस, एग्जैक्टली, है ना. इस तरह से हमने बहुत सारे तरीके खोजे थे इंटरनल और एक्सटर्नल में. एक्सटर्नल में इसके अलावा आपने जो मैन्युफैक्चरर्स की जो इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है, उसके थ्रू आपको उससे जुड़े हुए हज़ार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू, उनकी वेबसाइट्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी सेफ्टी जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं. ये बहुत सारे तरीके हमने कल पढ़ लिए. तो अभी हमको हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका पता लग गया. अगर हमको कोई नया काम मिलेगा तो हम उसमें क्या क्या हज़ार्ड्स हैं हम मालूम कर सकते हैं. सारे तरीके हमको पता है. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट नई चीज़ आपको मिलेगी तो आपके पास मालूम है कि कैसे कैसे आप कहाँ से हज़ार्ड्स के बारे में मालूम करेंगे, टाइम लगाकर. ठीक. अब अगला स्टेप क्या था आफ्टर आइडेंटिफाइंग हज़ार्ड्स? अच्छा, हमने कल कुछ होमवर्क भी दिया था ना, सबको मिला. कुछ पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स में और एक फॉर्मेट भी कल हमने छोटा सा डिज़ाइन किया था. तो वो सब फॉर्मेट समझ में आ गया आप लोगों को ना? उसमें कितने सारे कॉलम्स थे. आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स, आइडेंटिफाई पीपल एंड हाउ दे आर हार्म, फिर एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, फिर इनिशियल रिस्क रेटिंग, फिर फर्दर ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स. उसके बाद फिर रिस्क रेटिंग कर रहे हैं कि हमारी जो हाई रिस्क रेटिंग थी वो कम हो गई कि नहीं हो गई. उसके बाद फिर उन एक्शंस को कौन कौन लेगा, यानी कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ये भी हमने कल पढ़ लिया. उसके बाद टाइम स्केल. तो इस तरह से हमने एक छोटा सा चार्ट डेवलप कर लिया था जिससे हमको समझ में आ गया कि हाँ, ऐसे हम हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब इसी जो आपने जो टेबल बनाया था रिस्क असेसमेंट के लिए, अब इसमें आप अपने हिसाब से, अपने वर्क प्लेस के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं. आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैसे करना है वो करना आसान है आपको. ठीक. आज हम जो स्टडी करेंगे बेसिकली रिस्क असेसमेंट पार्ट 3, यानी जो पहला स्टेप 2 पढ़ेंगे आज, हु एंड हाउ. ये छोटा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये. उसके बाद स्टेप 3 आज स्टार्ट करेंगे. ये लंबा टॉपिक है और सबसे लंबा टॉपिक यही है पूरे रिस्क असेसमेंट में. ठीक. तो ये आज भी चलेगा और शायद कल भी चलेगा. तो हम डिटेल में इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. हर चीज़ को आपको नोट भी करना है. ठीक. उसके अलावा लास्ट सेशन में हम छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक. हु में भी हम स्टेप 2 एंड हाउ, दो चीज़ें हैं इसमें, है ना. कैसे किसको नुकसान पहुंचेगा, तो ये तो मतलब जहाँ पे भी काम हो रहा होगा एग्जैक्टली वही लोगों को लिखना है. नाम नहीं लिखना है, उनकी पोजीशंस को लिखना है, उनके डेजिग्नेशंस को लिखना है. जैसे सुपरवाइज़र अब कहीं काम करवा रहे हैं और वहाँ से कोई हज़ार्ड क्रिएट हो रहा है, कुछ
तो किसको नुकसान पहुंचेगा? जो सुपरवाइजर में खड़ा है, तो आप लिखिए सुपरवाइजर, है ना, मिस्टर जॉन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं और उस पोजीशन पे कोई जो भी सुपरवाइजर होगा जो उनको सुपरवाइज कर रहा होगा और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको नुकसान पहुँच सकता है, तो सुपरवाइजर लिख दिया आपने। या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, या कारपेंटर है तो हाँ खाली कारपेंटर, तो कारपेंटर, वो डेजिग्नेशन लिख दीजिए जो जिनको नुकसान पहुंच सकता है उन हज़ार्ड से। सिंपल है ये, बहुत सिंपल। इस हु में ये 4 कैटेगरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज में जो है आपको ये जो पूरी एम्प्लॉयज़ में आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपके कारपेंटर भी हो सकते हैं, आपके वर्कर्स भी, जो भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग ऑल आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़। फिर आपकी कंपनी के अलावा नॉन एम्प्लॉयज़ जिसको आप जो आपके पेरोल में नहीं है ना, वो लोग सारे। एम्प्लॉयज़ कौन है? जो आपके लिस्ट में हैं, आप हर महीने उनको सैलरी जाती है, ट्रांसफ़र करते हैं, वो लोग आपके, उनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि हाँ आप ये काम करेंगे, इसके बदले हम आपको इतना पैसा देंगे, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ काम करने के लिए आप उनको हायर करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे क्लीनर्स हैं, है ना, आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत बड़ी फैक्ट्री या कुछ भी है, अब आप चाह रहे हैं कि हर वक्त सफाई रहे, जैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको एकदम साफ़ सुथरा मिलता है हमेशा, हर वक्त तो सफाई में लगे रहते हैं, तो आप अगर इस तरह सफाई रखनी है आपको तो बहुत एक बड़ा मैन पावर इसी के लिए करना है। आपको लगता है झंझट है, इनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपने क्या किया, एक कंपनी को हायर किया क्लीनिंग हाउसकीपिंग, और उनको बता दी कि आपकी ये ड्यूटीज़ है, आप कितना पैसा लेंगे, निगोशिएट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और आपकी जहाँ पर अब सफाई करने वाले वो लोग हैं, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे, आप सैलरी आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस कंपनी को दे रहे हैं, वो अपने, तो एम्प्लॉयज़ वो उनके हैं, लेकिन काम आप यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे सारे के सारे, या आपके यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री है या कोई बड़ा एरिया है, वहाँ पर आपको पेंटिंग करनी है, या आपके जो रोड बनानी है, प्लास्टर करना है, नया कमरा बनाना है, नया हॉल बनाना है, कुछ भी करना है, नया मॉडिफिकेशन करना है किसी भी तरह का, उस चीज़ का एक्सपर्ट, क्योंकि आपका काम कुछ और है, आपको करना उसको है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, आप किसी ऐसे एक्सपर्ट या कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं जो उसके सारी चीज़ को जानता है, उसके बदले पैसा लेता है। जब वो आपके यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके यहाँ कुछ और भी काम कर रहे हैं, ये भी काम चल रहा है, तो आप यहाँ काम करने की वजह से उनको नुकसान पहुँच सकता है, तो यहाँ पर वो भी शामिल हो जाएंगे पूरे के पूरे। ये कॉन्ट्रैक्टर साहब। फिर विजिटर, बिजनेस डेवलप करने के लिए आया है आपके साथ मिलकर, या सिर्फ घूमने के लिए आया है, या पब्लिक कोई भी, ये सारे के सारे। अब इनको आप डेजिग्नेट करके आपके वर्क प्लेस में जो आपने हज़ार्ड आइडेंटिफाई किया, उनसे उस हज़ार्ड से किसको नुकसान पहुंच रहा है, आपके एम्प्लॉयज़, या आप लिख लीजिए कारपेंटर्स, ऑल कारपेंटर्स, फोरमैन, इंजीनियर्स, और हु एवर विजिटिंग द वर्क प्लेस। इस तरह से आप लिखिए जो आपने हज़ार्ड अपने नोट किए हैं कल। अब उन एक हज़ार्ड क्योंकि आपने जब वो रो बनाई थी तो एक रो 1000 के लिए थी, तो वो हज़ार्ड से किसको किसको नुकसान पहुंच रहा है, अब आप टाइम निकाल कर उसको लिखिए। यहाँ पे उस काम को करने वाले सुपरवाइज़र वहाँ पर मौजूद है, इंजीनियर में मौजूद है, कारपेंटर है, या स्टील फिक्सर है, या क्लीनर है, या मेंबर ऑफ पब्लिक है, ओपन एरिया में काम हो रहा है तो वो भी शामिल हो सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे इस स्टेप 2 में यही लिखना है कि किसको किसको नुकसान पहुँचना है, वो चीज़ एक पार्ट है ये, क्योंकि इसमें ये भी पार्ट बाकी है, हाउ, कैसे नुकसान पहुँचेगा। ठीक, मान लिया कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, रोड के किनारे बन रही है, या खाली एरिया में बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग है। अब ऊपर से सामान कुछ गिर गया, हज़ार्ड क्या है, फॉलिंग ऑफ मटेरियल, यही हो ना। हज़ार्ड किसको नुकसान पहुंचेगा, वो जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं नीचे, क्योंकि ऊपर से सामान गिरेगा। हज़ार्ड क्या है, देखिए हज़ार्ड में हम ये चीज़ भी हमने कल बताया था कि वो जो हज़ार्ड कल आपने गिनाए थे, इसके अलावा वो एक्टिविटीज़ भी हैं कि वर्किंग विथ नियर द अनप्रोटेक्टेड एज,
इसके नुकसान पहुंच सकता है। वर्किंग विद लाइव इलेक्ट्रिसिटी और एक्सपोज केबल्स, पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, ये सब एक्टिविटीज़ है ना, इनसे भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप उन हजार्ड्स को, इलेक्ट्रिसिटी है, वाइब्रेशन है, नॉइस है, इसके अलावा ये एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि इनसे भी नुकसान पहुंचेगी, सारी सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो ये तो हजार्ड हो गया, ये हजार्डस एक्टिविटीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, किसको नुकसान पहुंचेगा? बाई द फॉलिंग ऑफ मटीरियल फ्रॉम हाइट, ऑल द वर्कर्स हु आर वर्किंग अंडरनीथ, उस जगह नीचे जो काम कर रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं, अगर वो रोड के किनारे है शहर में, तो मेंबर पब्लिक भी शामिल हो गए, चलने फिरने वाले लोग भी। और अगर ओपन एरिया में हाई रेज बिल्डिंग है, नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। आपने बताया कुछ नहीं, एरिया बैरिकेड किया नहीं, आपने कुछ किसी को वहाँ खड़ा नहीं किया, नीचे देखा नहीं और ऊपर से सामान फेंकना शुरू कर दिया, या आप काम कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका एज प्रोटेक्शन सही नहीं है, टो बोर्ड नहीं है उसमें, आपने ऐसे पैर खिसकाया कुछ काम करने की वजह से, और वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था, वो फिसल के नीचे चला गया, नीचे गया तो किसी सिर पे लग गया, सिर फूट गया, मर गया, आदमी का चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस स्टेप 2 में ये भी लिखना, हाउ बाय द फॉलिंग ऑफ मटीरियल एंड ऑन द हेड और ऑन द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द हाइट और द वेट, हाउ, यही लिखना है ना, कैसे नुकसान पहुंचेगा, कि ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, उसके वेट पे डिपेंड करेगा, है ना, और वेदर क्या बोलते हैं, आदमी किस जगह पे लग रहा है, अगर हाथ पे लग गया, खिसके चला गया तो थोड़ा घिस जाएगा, सिर पे लगा तो मर जाएगा। हाइट ज़्यादा है, एक 4 इंच की कील भी अगर 10 फ्लोर से गिरेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से जैसे जैसे नीचे आएगी, वो उसका इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। एक छोटी सी कील यहाँ से गिराएंगे, एक 2 इंच 4 इंच की कील, तो कुछ नहीं होना है ज़्यादा, लेकिन वही चीज़ हाइट बढ़ती चली जाएगी, वो फोर्स उसका बढ़ता जाएगा, ग्रेविटेशन, और वो इम्पैक्ट उसका बढ़ जाएगा, वो छेद भी कर देगा, अंदर तो घुस भी जाएगा, आदमी मर भी जाएगा। तो वो छोटी चीज़ हो, डिपेंड करता है उसके साइज, वेट, इम्पैक्ट सब पे। तो ये लिखना है यहाँ पर, हाउ, कैसे नुकसान पहुँचेगा, बाय द फॉलिंग ऑफ मटीरियल एंड डिपेंडिंग ऑन द हाइट एज वेल एज द वेट एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी इट हैज़ touched will decide the severity. It could be from small scratches ranging to death. इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। ये आपका स्टेप 2 है। Who and how, किसको नुकसान पहुंचेगा ये भी आपने लिख लिया, और कैसे नुकसान पहुंचाएगा ये भी लिख लिया आपने। अब कोई भी हाई नॉइस एरिया में काम कर रहे हैं आप, अब हाई नॉइस एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइस है, जैसे आजकल वो डीजे वीजे चलता है, अगर आप 1 घंटा जोश से यूज टू नहीं है उसको तो दिल में सब धड़कने लग जाएगा, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, कांपने लग जाएगा। जो लोग इसके यूज टू हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेट धीरे धीरे इफेक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि वो जो नॉइस या जो साउंड वेव जाती हैं आपके कान के अंदर, वो पूरा एक प्रोसेस है जो आपके हेयर सेल्स को हिलाती हैं, फिर आप साउंड नर्व से सुनाई देता है, इम्पैक्ट होता है पूरा। तो जैसे जैसे वो आप उसका इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा या रेगुलर होता जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना, साल 2 साल तक वही काम करता रहेगा, वही नॉइस आपके कान में जाती रहेगी, तो एक टाइम आएगा कि वो जो हेयर सेल्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, टेढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। तो इतना ऊंचा सुनना शुरू कर देंगे आप कि भाई ज़ोर से बोले सुनाई दे रहा है, नहीं तो नहीं सुनाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं ऊंचा सुनना, कहते हैं ना नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। अब वो परमानेंट हो गया, तो ये इंपैक्ट है। कैसे? हाउ नॉइज इफेक्ट द हियरिंग। ठीक, तो कोई भी हजार्ड होगा वो कैसे नुकसान पहुंचाएगा ये भी लिखना है। इसके 2 पार्ट हैं इस पूरे स्टेप 2 के अंदर, हु एंड हाउ, यही है ना। अब आपने जो जो भी हजार्ड लिखे हुए हैं, अभी हम ब्रेक जब करेंगे तो उस वक्त आपका ये काम है कि वो जो आपने बनाया हुआ है रिस्क असेसमेंट का पूरा फॉर्मेट, उसमें हु लिखिए, जो आपने हजार्ड लिखा उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन आपने डिसाइड कर ली कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बना रहा होगा, कोई रेस्टोरेंट में काम करता होगा तो उसके हिसाब से बना रहा होगा, कोई ऑफिस के हिसाब से बना रहा होगा, है ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है किसी की, उसके हिसाब से बना रहा होगा, कोई किसी माइनिंग की फील्ड में होगा, कोई मेट्रो का काम कहीं चल रहा होगा, कोई कहीं फैक्ट्री बन रही होगी, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही होगी। हर तरह के अलग अलग तरह के जो भी काम करने की जगह है वो आपने चूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से आपने हजार्ड 3-4 लिख लिए। कल का ये काम था। अब हर एक हजार्ड के बाद वाला स्टेप
कि उस हज़ार्ड से किसको नुकसान पहुंचेगा, आपके जो वर्क प्लेस आपने चूज़ किया है वो लिखिए, और कैसे नुकसान पहुंचेगा ये भी लिखिए। अच्छा, एक सिंपल मेरा आपका एडवाइस है आपके लिए, बहुत से लोग के लिए इंग्लिश का इशू है ना। मैं ट्रेनिंग भी इसीलिए हिंदी में दे रहा हूँ कि समझ में आए चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमारा पहला पर्पस जो था ना वो पढ़ाने का, उसमें हमने ये बोला भी था कि ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिस्क असेसमेंट होता क्या क्यों है, तो उसकी हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जिसके लिए इंग्लिश का इशू है उसके लिए मेरा एडवाइस है कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हिंदी में ही करिए। आपका पर्पस रिस्क को एसेस करना है, आपका पर्पस रिस्क को अंग्रेजी में एसेस करना नहीं है। यू आर नॉट बोर्न टू कंट्रोल और आइडेंटिफाई और रिस्क असेसमेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश बाद का सब्जेक्ट है, पहले आपको समझ में आना चाहिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद ट्रांसलेटर होगा उसको दे दीजिए। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी क्वालिटी आपके हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और अच्छा रिस्क असेसमेंट करने पे है। उसको इंग्लिश में, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, नहीं इंग्लिश आपका पर्पस। अलबत्ता चूँकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह इस्तेमाल होती है, तो हमको उसमें करना चाहिए, करना भी पड़ता भी है, लेकिन यहाँ पर आपका पर्पस सीखना है, तो पहले सीख लीजिए। सीखने के लिए आप उसको हिंदी में कर डालिए, फिर आप सिंपल सेंटेंसेस में जो आपको आती है उससे उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, हो जाएगा। बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई फाई वर्ड्स भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये मेन पर्पज़ है कि आप इंग्लिश में जब आप किसी फॉरेनर को समझाएंगे, अगर वो इंडियन है या नॉर्थ इंडिया का है, वो हिंदी में बात करेगा, आप उसको इंग्लिश में रिस्क असेसमेंट दे भी देंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं या पढ़ते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें एक खास चीज़ ये लिखी हुई है कि जो आप बोलना चाहते हैं वो अगले को उसी तरह समझ में आए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हैं उसको कुछ और समझ में आ रहा है, या आप वो हिंदी समझने वाला आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो जो भी लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज और द मीडियम ही रीडली अंडरस्टैंड, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकता है। अब कोई आदमी अनपढ़ है, उसको कैसे समझाएंगे, उसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, हर तरह के लोग वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ना, तो हज़ार्ड्स को उसकी लैंग्वेज में इसमें या मीडियम में समझाना ज़रूरी है ताकि उसको हर चीज़ समझ में आ जाए। वही चीज़ आपके साथ भी है। आपको अगर इंग्लिश का इशू है, आप इसको हिंदी में करिए, फिर उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए, या धीरे धीरे बैठ के ट्रांसलेट कर लीजिए। आप स्टार्ट से इंग्लिश में करने लग जाएंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे। जिसके लिए इंग्लिश का इशू नहीं है वो इंग्लिश में करे, जिसके हिंदी इंग्लिश का इशू है वो किसी तीसरे लैंग्वेज में कर ले, बांग्ला में करे। आपको असेसमेंट करना है, हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उसको कंट्रोल करना, ये पर्पस है। अगली जो जिम्मेदारी है वो आपके एम्प्लॉयर की है या आपके डिपार्टमेंट की होगी। अगर आप अच्छा असेसमेंट करेंगे तो उसको ट्रांसलेट करवाएंगे, नहीं तो आप इंग्लिश सीख भी लीजिए, धीरे धीरे आप इस चीज़ को भी ओवरकम कर लीजिए, आप इंग्लिश में करने लग जाइए। बट मेरा समझाने का मकसद ये था कि आपको असेसमेंट करना है और अच्छा असेसमेंट करना है। उसका तरीका यही है कि जो आपको लैंग्वेज आती है उसमें करिए, आपकी मदर टंग में, बेहतरीन तरीका है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको आप पेन पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख डालिए। ओके, देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है एम्प्लॉइज में, इंडिविजुअल्स डू नॉट नीड टू बी नेम्ड रादर देन जनरल ग्रुप और पॉपुलेशंस आर आइडेंटिफाइड। जैसे कारपेंटर्स, फोरमैन, इंजीनियर, विजिटर्स, ये ग्रुप है ना, डेजिग्नेशन है, वो लिख दीजिए आप। यानी ग्रुप में 5 आदमी है तो सुरेश, नरेश, इकबाल और जॉन, सब नाम वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मे बी कारपेंटर्स और स्टील फिक्सर्स और वेल्डर्स और जनरल लेबर्स, कुछ भी। तो स्टेप 2 क्लियर है ना अभी, कोई क्वेश्चन नहीं। स्टेप 3 आते हैं। स्टेप 3 में आपको ये पढ़ना है। ये बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ दिख रही है, हमको इसी में बहुत डिटेल में जाना है आज। स्टेप 3 क्या है? इवैल्यूएट द रिस्क, है ना। इवैल्यूएट द रिस्क, नापना एक पार्ट है। स्टेप 3 क्या है? इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन कंट्रोल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या जो पर्पस है बताने का, वो इस पे है, इवैल्यूएट करना। कैसे इसको नापेंगे, कैसे इसको मार्क करेंगे, कैसे ग्रेड करेंगे, है ना, किस तरह से बताएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। इवैल्यूएट द रिस्क। रिस्क ज़्यादा है, कम है, बहुत कम है, चांसेस। तो रिस्क का मतलब क्या है? लाइक्लीहुड। कल हमने पढ़ा था लाइक्लीहुड और सीवियरिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या आता है, रिस्क। हमको अब यहाँ पे रिस्क को एवेलुएट करना है, यानी इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि लाइक्लीहुड हाईली लाइकली और अनलाइकली हो सकता है, सीवीटी में मेजर, सीरियस, ये या कुछ और भी हो सकता है, या 3 है, आप इसको और ज़्यादा रिफाइन कर दीजिए तो ये 3 की जगह 5 हो जाएगा। और अच्छा करेंगे आप 6 में भी हो सकता है, 7 में भी। जितना अच्छा आपका असेसमेंट होगा, जितना क्लियरिटी आपकी सब्जेक्ट की होगी, उतना ही डिटेल में आप चलते चले जाएंगे। नहीं तो ये 3 काफ़ी है मोटा मोटा। जैसे वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट सर करे जो चौराहे पर लगी होती है, रेड, येलो और ग्रीन, 3 काफ़ी है। मिनिमम 3 लेवल पे आ गए आप, बहुत आसान है। मैक्सिमम आप उसको बढ़ाते चले आइए, वो हम अभी देखेंगे सब, ठीक। वाइल सम हजार्ड्स क्रिएट रिस्क टू द सेफ्टी, हाँ ये भी जानना जरूरी है। एवेलुएट जब रिस्क करते हैं तो हजार्ड्स को और देखते हैं ना, कुछ हजार्ड जो हैं, सम हजार्ड्स क्रिएट रिस्क टू सेफ्टी, और कुछ हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। हम यहाँ पे दोनों को करना है। अभी मैंने नॉइज़ का एग्जांपल दिया, हेल्थ के लिए आपके लिए इशू है, ठीक। ऊपर से सामान गिरा, वो आपके फिजिकल यानी सेफ्टी का इशू है। तो हमको दोनों तरह के इश्यूज़ को चेक करना है, यहाँ पर देखना है, इवेलुएट करना है आपके वर्क प्लेस पे जो हजार्ड्स हैं उसके सेफ्टी इफेक्ट्स क्या हैं और उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक। वाइल सम हजार्ड्स क्रिएट रिस्क टू सेफ्टी, दैट इज इमीडिएट, और हाँ जो नॉर्मली जो सेफ्टी हजार्ड्स होते हैं वो इमीडिएट उसका इफेक्ट होता है। ऊपर से गिर गए, चोट लग गया, आदमी मर गया, खून निकलने लगा, सिर फूट गया, आँख में चोट लगी, हाथ में टूट, इमीडिएट इफेक्ट नजर आता है, ठीक। मैनी हजार्ड्स क्रिएट रिस्क टू हेल्थ, जैसे केमिकल, है ना। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक्यूट इफेक्ट और क्रॉनिक इफेक्ट। एक्यूट इफेक्ट क्या है, जो फौरन उसका नतीजा नजर आए। आपने कोई गैस इनहेल कर लिया अचानक, कोई केमिकल, आप बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, है ना। और किसी चीज़ का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, यानी क्रॉनिक इफेक्ट, धीरे धीरे चीज़ डेवलप हो रही है। स्मोकिंग करते हुए कैंसर हो रहा है ना। आप कर रहे हैं आज नहीं, 6 साल बाद, 10 साल बाद, और अब और भी दुनिया भर के नशा करते हैं तो और जल्दी। कुछ चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों इफेक्ट तरह का इफेक्ट होता है। एक ही चीज़ का एक्यूट इफेक्ट भी होता है और क्रॉनिक इफेक्ट भी होता है। जैसे वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक है, एक्यूट इफेक्ट क्या है, आप पिया तो थोड़ी देर में नशा आने लगा, आप हजार्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है, चोट लगी, गिर पड़े, ये तो उसका इफेक्ट है ना फौरन। क्रॉनिक इफेक्ट क्या है, रेगुलरली आप ड्रिंकर हैं, लीवर में इफेक्ट पड़ने लगा, कुछ दिन बाद बीमारी होनी शुरू हो गई, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद, तो ऐसा भी हो सकता है। आपको ये हर चीज़, सारे जितने भी हजार्ड्स हैं, चाहे हेल्थ हजार्ड हैं, जो फिजिकल सेफ्टी हजार्ड्स हैं, उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है, उनके इफेक्ट्स को भी देखना है। ओके, एक्यूट एंड क्रॉनिक समझ लीजिए। एक्यूट हेल्थ इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफन एक्सप्रेस इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर to the hazard. For example, exposure to high level of carbon monoxide will cause immediate unconsciousness followed by death within a few minutes. Immediate यानी acute effect, फौरन। और दूसरा कौन सा था, chronic health effect, जो मैंने बताया। long term effects, these often occur as a result of routine exposure to the hazard. For example, noise induced hearing loss, जो मैंने आपको बताया, धीरे धीरे आप उसी मतलब नॉइस में रह रहे हैं, जैसे ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, या वो जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे हर वक्त हैमरिंग या मशीनें चल रही हैं, या जो सिटी में जहाँ पर किसी की दुकान है या कोई और शॉप खोल के बैठा हुआ है, दिन भर गाड़ी पै हो रही है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। जब आप उस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंटिन्यूसली कितनी वॉइस, कितनी नॉइस आप के कानों में जा रही है। आपको अभी नहीं लग रहा है कुछ, है ना, लेकिन उसका इफेक्ट स्लोली एंड स्लोली, या फिर जैसे आपकी हेल्थ उस पर डिपेंड करता है। और एक टाइम आता है जब आपको ऊंचा सुनाई देने लगता है, उस वक्त आपको लगता है कि हाँ ये जो सारा इफेक्ट हुआ है क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे वाइब्रेशन है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो हर वक्त चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, पूरी बॉडी। तो यंग है
30-40 साल 50 साल तक तो उनको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अब वो धीरे धीरे, चूंकि आप कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं रोज 4-6 घंटा, टैक्सी वाले हैं, कुरियर वाले हैं, है ना, ये जो पिज़्ज़ा वगैरह या जितने भी होम डिलीवरी वाले हैं, हर आदमी बैठा हुआ है कंटिन्यूसली, कमर में दर्द हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, नॉइस है, मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं और सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 8 साल जिसकी जैसी हेल्थ है ना, 15 साल, उसके बाद एक दिन अचानक बीमार पड़े, आप बीमार ज़्यादा पड़ गए, अस्पताल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने बोला कि क्या करते हैं, पूरी आपका जो है वो डिटेल निकाली, हम ये करते हैं, अच्छा ठीक, अब इसको दवा देते हैं, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, दवा खाई कुछ दिन में ठीक हो गया। क्योंकि अब वो इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ दिन इसको आपको दवा ने आराम दिया, फिर उसमें वो उभरना शुरू हो गया, फिर बीमार पड़े, अल्टीमेटली आपको लगा कि अब हम बूढ़े हो गए, आपको लग रहा है आप बूढ़े हो गए, हालांकि इफेक्ट किसी और का है, काम करने का इफेक्ट है वो, है ना। आप अगर वो काम ना करते तो जॉइंट में दर्द नहीं होता, आप जहाँ काम करते हैं अगर लाइट का इशू है तो जल्दी आपकी आँख खराब नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत बारीक काम है, गोल्ड स्मिथ हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं, हर चीज़ को ध्यान, आँख पे इफेक्ट पड़ रहा है, या लाइट बहुत कम है, कोई भी, तो आपको ये लगता है कि हम बीमार इसलिए पड़ गए कि बूढ़े हो गए या अब उम्र ज़्यादा हो गई, हालांकि इफेक्ट उसका वो भी वजह हो सकती है, बट वो वजह माइनर है, मेजर वजह आपकी एक्टिविटीज़ है, आपके हज़ार्ड्स का एक्सपोजर है, आपके ऊपर उसका इफेक्ट है ना, ये चीज़ है। तो क्रॉनिक इफेक्ट आमतौर पे स्लोली डेवलप होती है, हेल्थ इफेक्ट उसका स्लोली, और जब वो हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता। एक्यूट इफेक्ट्स में अगर आप इस तरह की कंडीशन में नहीं हैं तो नॉर्मली आप फ़ौरन इलाज करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। कोई एलर्जी है या कुछ फ़ौरन कुछ आपने किसी ने काट लिया या कुछ इनहेल कर लिया, आप गए अस्पताल में, फ़ौरन आपने दवा खाई, इलाज हुआ, अस्पताल में रहे 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना भर, ठीक हो गए, लेकिन इसका इफेक्ट सही नहीं होता। इसीलिए हेल्थ इश्यूज जो है ना, ये बड़े इश्यूज़ हमेशा, और ख़ासकर ऐसे इश्यूज़ जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं, जैसे एस्बेस्टस के काम में जो लगे होते हैं, माइनिंग में हो, चाहे मिलिंग में हो, चाहे वो उसके मेंटेनेंस में हो, चाहे किसी भी तरह के काम में, क्योंकि उनका इफेक्ट एक्सपोजर एस्बेस्टस से है। एस्बेस्टस से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत सारे तरह के कैंसर होते हैं, एंड एस्बेस्टोसिस है, और मेसेथेलियोमा और दोनों में से, ठीक, ओके। तो एक्यूट इफेक्ट और अभी हम जो पढ़ रहे थे उससे शुरू में हमने अभी देखा था ना कि अनलाइकली, लाइकली, हाईली लाइकली, या माइनर, मीडियम, मेजर, ये सब पढ़ रहे थे ना। ये सब क्या है, हमने पहले दिन पढ़ा था क्या, अलग अलग टाइप का रिस्क असेसमेंट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये पढ़ा था ना। तो वो जो क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे तो हमने उसमें क्या बात की थी कि हमारे आपके आइडियाज़ या आपके एक्सपीरियंस इसके पर बेस होता है ना। तो अब एक एक्टिविटी हो रही है जिसमें हज़ार्ड हैं और उसका इफेक्ट हो सकते हैं, आपको कुछ और समझ में आ रहा है, आपको कुछ और समझ में आ रहा है, हो सकता है आप बहुत एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि इससे एक्सीडेंट हो जाएगा जरूर, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए करें, नहीं कुछ नहीं, ये तो डेली देखते हैं हम। जैसे आप रोड पे जाइए, कितने सारे लाइन से आपको हर शहर में सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में क्या बोलते हैं, फैब्रिकेटर्स होते हैं, वेल्डर होते हैं, हर जगह दुकान पर लेके खड़े काम कर रहे हैं, वेल्डिंग भी कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कटिंग सब कर रहे हैं। आपके घर में कुछ करना है, वो लोग आ भी रहे हैं, आप भी बड़े मजे से देख रहे हैं कि इसमें चिंगारी निकल रही है, दिवाली मना रहे हैं बैठ घर में, क्योंकि वो हमारा एक बचपन से एक एक्सपोजर इस तरह का है कि हमको वो चीज़ एबनॉर्मल नहीं लगती, हमको स्टैंडर्ड नहीं मालूम है, क्योंकि हम उसी तरह के माहौल में जिए हैं। या जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उसका रीज़न यही है कि उनके चाचा ने, भाई ने, मोहल्ले में किसी ने, रिश्तेदार, कोई लगाता ही नहीं है, हाथ में लटकाए रहेंगे। तो बच्चा है छोटा सा आगे बैठा हुआ है बिना किसी सेफ्टी के, और पिताजी जो है वो बाइक चला रहे हैं और हाथ में हेलमेट लटका हुआ है, तो बचपन से तो वही देख रहा है ना, उसका एक्सपोजर यही है, तो उसको उन हज़ार्ड्स के बारे में आइडिया ही नहीं। तो आप सेफ्टी पढ़ रहे हैं, आप उसके रीजंस पढ़ रहे हैं, आप असेसमेंट पढ़ रहे हैं, आप उसके टेक्निकल क्या बोलते हैं पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे, आपको वो चीज़ बड़ी खतरनाक लग रही है कि यार वेल्डिंग कर रहा है विदाउट वेल्डिंग हुड के, विदाउट किसी और सेफ्टी मेजर के, ना बैरिकेशन है ना परमिट, कुछ नहीं है। तो आपके लिए बड़ा इशू है, उसके लिए वो इशू नहीं है। तो जब आप
क्वालिटेटिव लेवल पे असेसमेंट करते हैं तो आपके और दूसरे के आइडियाज़ में डिफरेंस हो सकता है। आप कुछ और समझ रहे हैं, आप इसको हाईली लाइकली समझ रहे हैं, वो कह रहा है सिर्फ लाइकली है। आप इसको कैटास्ट्रॉफिक समझ रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये मेजर है खाली। देयर कुड बी डिफरेंस इन ओपिनियन। अब ऐसी चीज़ें जैसे रिस्क कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग वर्ड्स सच एज वेरी हाई, हाई और मीडियम, लो और insignificant. The problem with these type of similar words is that many different things to means different for different people. अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग उसका मतलब होता है, अलग अलग तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग तरह से वो समझते भी। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं हम इन वर्ड्स को हाईली लाइकली, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, या कुछ नहीं होने वाला है, बहुत माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है, इन वर्ड्स के कन्फ्यूजन को हटाकर हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम रिस्क को लाइक्लीहुड और सीवीटी का नाम दे देते हैं और इसके साथ कुछ नंबर्स डाल देते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 करके इसको ग्रेडिंग कर देंगे, इसको कर देंगे, और उसके बाद एक रेंज बना देंगे। वो रेंज से आपको इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा कि भाई 1 से 2 के बीच में जो आएगा वो ये हो जाएगा, है ना। ये भी एक तरीका है। एन अल्टरनेटिव अप्रोच इज दैट commonly adopted is to break the risk down into 2 components, है ना, और उसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि रिस्क को लाइक्लीहुड और सीवीटी में डिवाइड कर दिया, बजाय इसको कि हम हाई ये इस तरह से करें, रिस्क को इन टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं कि अब इसमें जो हम पाएंगे उसी को रिस्क मानेंगे, उसी को हाई लेवल और या मीडियम या लो कर लेंगे, उसका क्राइटेरिया डेवलप कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि इनके लिए वो हाई है, इनके लिए लो है ना। हम कहते हैं कि भाई सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाइए, वो कहता है कोई फायदा नहीं, कोई नहीं देखने वाला, हम तो 20 साल से चला रहे हैं, तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इन सब के एक ही चीज़ के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं। उसको उस क्वालिटेटिव में भी थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मुलाइज कर देते हैं। रिस्क को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और इसके साथ नंबरिंग कर देते हैं। ठीक, जैसे ही ठीक, ये क्या है आपके पास, ये रिस्क मैट्रिक्स, इसको हम है ना रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, अब ये सीवीटी है 1 2 3 4, सबसे कम सबसे ज़्यादा, यानी यहाँ पे मान लीजिए 6 अगर आगे सीवीटी का मतलब आदमी मर जाएगा, एक या कई लोग मर जाएंगे, ये शायद खरोंच लग जाए, इसका मतलब आप रख लीजिए कि फर्स्ट एड केस हो जाएगा, इसका मतलब कि हाथ अस्पताल में एडमिट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा या 2-3 दिन बीमार रहेगा, इसका मतलब मान लीजिए कि हाथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, आँख ख़त्म हो गई, इसके लिए एक आदमी मर गया। ये आप अपने आप यहाँ पर जब ये नंबरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब भी डिफाइन कर रहे हैं साथ, है ना। ये तो मैंने सिर्फ मैट्रिक्स बताया आपको। अब इसको यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये लाइक्लीहुड, एक का मतलब वेरी अनलाइकली, 2 का मतलब अनलाइकली, इस तरह से करके आपने डिफाइन कर दिया। उसी तरह सीवीटी को भी डिफाइन कर दिया और इन दोनों को हमने मिलाकर एक रेंज बना दी। 1 2 का मतलब ये, 3 6 का मतलब ये, 7 से 16 का मतलब ये, और इस तरह से करके कैटास्ट्रॉफिक, वेरी हाई, अनएक्सेप्टेबल, ये सब इस तरह से डिवाइड कर दिया। चीज़ क्या है, ये वही वाली चीज़ है, सेम, है ना। ये रिस्क रेटिंग, रिस्क मैट्रिक्स वही। अब यहाँ पे नंबरिंग वही चीज़ जो हम हाई, मीडियम, लो या इस तरह कर रहे थे, उसको हमने आप एक नंबर दे दिया, वो नंबर इस तरह से डिवाइड कर दिया सीवीटी में। और हर एक नंबर का, हर एक इसका कोई मतलब है। जब रिस्क असेसमेंट आप करते हैं ना, तो उस वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आपने जो टेबल बनाया है ना, ये मेन बॉडी है, यानी आप यूँ कह लीजिए आप कि वो जो आपने बनाया है अभी, उसमें ये आपने जो पूरा इस तरह टेबल बनाया ना बहुत सारा, ये मान लिया सेक्शन सी कह लीजिए इसको, आपके रिस्क असेसमेंट का एक पार्ट ही है जो आपने कल बनाया था। इससे पहले एक सेक्शन बी जोड़ लेते हैं। इस सेक्शन बी के अंदर वो जो आप आगे यहाँ पे लिखने वाले हैं ना 1 2 3 इनिशियल रिस्क रेटिंग, तो 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, लाइक्लीहुड का मतलब क्या है, ये सेक्शन बी में जोड़ देते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब हम सीधे ये करना शुरू करेंगे तो जो आदमी हेल्थ एंड सेफ्टी में नहीं होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 2 या 1 कहाँ से आ गया, इसका क्या मतलब
है ना। अभी जैसे हमने अभी यहाँ किया था, हम अगर खाली एक नंबर लिखेंगे, सॉरी ये खाली एक नंबर लिखेंगे आपके टेबल में, तो उसका कोई मतलब है नहीं। अगला तो ये इसका मतलब क्या है, अनलाइकली, ये क्या चीज़ है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक ये जो टेबल जो आपने बनाई हुई है, जो कल हमने बनाई थी, उससे पहले एक टेबल और जोड़ देते हैं, एक पेपर और जोड़ देते हैं, है ना। गाइडलाइंस कह लीजिए उसको, है ना, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन कह लीजिए उसको, जो भी नाम दे दीजिए आप। उस सेक्शन बी में आप ये चीज़ जोड़ दीजिए, एक टेबल ये बना लीजिए और एक टेबल ये बना लीजिए, ये दोनों टेबल बना लीजिए सेक्शन बी में, ताकि अब जब आप आगे जाएंगे तो जो भी नंबर आएगा या जो भी कलर होगा उसका ये मतलब होगा। जैसे ये वही दोनों टेबल को हमने यहां पे, ये क्या है, सेक्शन बी, वो जो आपके मेन टेबल जो आपने कल बनाया था उससे पहले एक पेज जोड़ देंगे, उसमें हम ये दोनों चीज डाल देंगे। अब जब हम जो रिस्क असेसमेंट किसी को देंगे कि सर हमने ये रिस्क असेसमेंट किया है, तो उस रिस्क असेसमेंट में कौन से कलर का क्या मतलब है उसको मालूम है ना, किस नंबर का क्या मतलब है ये भी उसको मालूम है। अगर 2 आएगा या 3 से 6 के बीच में कुछ नंबर आएगा तो उसका मतलब ये है और ये एक्सेप्टेबल है। अगर 17 से 24 के बीच में कुछ नंबर आएगा तो वो हाई माना जाएगा। हाई माना जाएगा मतलब काम नहीं हो सकता, अनएक्सेप्टेबल। पहले कंट्रोल करिए, तब काम करिए। एडिशनल कंट्रोल मेजर जो पहले इनिशियल स्क्रीनिंग था, फिर कंट्रोल मेजर था, वो वाला सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यानी यहाँ तक तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ जितना भी काम होगा इसमें आपको वो जो सेकंड पार्ट था, व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग के बाद इनिशियल स्क्रीनिंग, फिर एडिशनल कंट्रोल मेजर था, ये सब उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरह से आप रिस्क असेसमेंट में को लिखेंगे। ये सेक्शन कौन सा है, बी। इससे पहले एक सेक्शन और जोड़ लिया, अब वो सी था जो आपने कल बनाया था, बी मैंने आपको बता दिया गाइडलाइंस, और इससे पहले एक सेक्शन और जोड़ लें आप, उसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कौन बना रहा है, उसका क्या नाम है, क्या पोजीशन है, किस डेट पे बन रहा है ना, कौन सा एरिया है, एक्टिविटी क्या है, वो जो रिस्क असेसमेंट की टीम है कौन कौन सी, उसमें कौन कौन लोग हैं। ये भी तो ज़रूरी है असेसमेंट करने के लिए कि किस जगह के लिए बन रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एक्टिविटी कौन सी है, कब बनाया जा रहा है, कब तक वैलिड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे ना, तब जाकर ये तो वो सेक्शन 1A हो जाएगा। सेक्शन 1 कह लीजिए, ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, ये सेक्शन बी हो गया। तो आपको ये पता लग गया, आप जैसे आपने किसी को रिस्क असेसमेंट दिया तो उसको पता लगा अच्छा इस जगह के लिए, इस एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है, अच्छा ये लोग इसमें शामिल हैं, पूरी टीम है ये। दूसरा, अच्छा जी ये नंबर चार्ट बना रखा, लाल पीला नीला सब किया हुआ उसके अंदर, तो 2 नंबर का मतलब, अच्छा ये इसका मतलब अनएक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेबल, ये काम हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरह से आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिल गई। फिर सेक्शन सी में आए, अब आपको सारी चीज़ें मिल गई कि भाई हज़ार्ड ये है, हाँ वर्क प्लेस पे तो ये हज़ार्ड है, ये हज़ार्ड से क्या बोलते हैं, इसको नुकसान पहुंचेगा। कई बार आप उस हज़ार्ड से उसका नुकसान भी लिखते हैं, जैसे हमने अभी हु एंड हाउ लिखा ना, हाउ के बाद एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, इफेक्ट, कि वो बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा या उसको कैंसर हो जाएगा, ये भी लिखते हैं। और लिख दें तो अच्छा है, क्योंकि आपने जो हज़ार्ड था उससे किसको नुकसान पहुंचेगा, कैसे नुकसान पहुंचेगा और क्या नुकसान पहुंचेगा। असेसमेंट में आप जितना आप डिटेल में जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि हाँ इस एक्टिव, या आपको लगता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो काम कर रहे हैं इस हज़ार्ड से क्या नुकसान पहुंच सकता है, किसको नुकसान पहुंच सकता है, वो भी लिखिए। तभी तो आपको समझ में हाँ आप ये काम करेंगे, इस गैस को इस्तेमाल करेंगे या ये एक्टिविटी करें तो कैंसर हो सकता है। तो जब आप असेसमेंट पढ़ेंगे या वो इंजीनियर जब पढ़ के बताएगा लोगों को, या आप ट्रेनिंग देंगे, तो लोग पता लग जाएगा हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है। या आप ग्राइंडर से काम कर रहे हैं और बिना गार्ड के काम कर रहे हैं तो हाथ कट सकता है, आंख कट सकती है, गले में चोट में 2-4 फोटो भी दिखा दीजिए कि ये इसका इफेक्ट है। तो हज़ार्ड है ना, हु, हाउ एंड व्हाट एक्चुअल होने वाला आपको, ये सब चीज़। इस तरह से आपका ये पार्ट सी, बी, और फिर आपने पार्ट सी भी कर लिया ना। अच्छा ये जो नंबर आया ना, सॉरी, ये नंबर कैसे आया या ये नंबर कैसे आया,
कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूजन है, हालांकि बहुत ईजी चीज़ है। ये 2 नंबर ये कैसे आया, कुछ मालूम है आपको, कोई बता सकता है? देखिए हमने पढ़ा है ये और ये, अभी तक हमने यही पढ़ा था ना, तो ये सारे नंबर कहाँ से आए, कैसे आ गए, ये भी जो मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन जानता है या जो टेक्निकल है उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स या मैथमेटिक्स से डरते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें कि इतने सारे नंबर, ये 20 नंबर कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ पे 25 क्यों नहीं है, 20 ही क्यों है, या यहाँ पे 20 क्यों नहीं आया। देखिए मैं अब इसको आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे से तो ये आंसर आएगा, है नहीं, इसको ऐसे देख लीजिए या ऐसे देख लीजिए, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इस नंबर से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके नीचे इस आगे लिखते चले जाएंगे। तो एक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से ये नंबर आते चले जाएंगे। उसके बाद 2 पे आ जाइए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। आप जैसे भी करते चले जाएंगे वो नंबर आता चला जाएगा। हाँ यही तो कर रहे हैं ना हमने जो पढ़ा था इससे पहले, कहाँ गया वो, रिस्क कहाँ था, ये रिस्क किधर पढ़ा हमने हुआ, ये यही है ना, मल्टीप्लाई है ना ये। तो रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड, इसको लाइक्लीहुड भी बोल सकते हैं, इसको चांस भी बोल सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो रिस्क इज इक्वल टू चांस मल्टीप्लाई बाई सीवियरिटी या कॉन्सिक्वेंस, है ना, सीवियरिटी की जहां कॉन्सिक्वेंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब ये जो हम कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, यही मल्टीप्लाई जो हम पढ़ रहे थे अभी आगे चल के, कहाँ गया ये समझ में आ रहा है ना अभी आपको, अब तो क्लियर है, ठीक। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। तो इसके आगे वो लिखते चले जाएंगे और उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये देखिए 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, इसी के आगे इस तरह से आप करते चले जाएंगे। तो अभी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया ना। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? हाँ ये जो हम रिस्क अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि रिस्क जब आप कैलकुलेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो इसमें एक चीज़ नहीं कई चीज़ें, कई फैक्टर्स होते हैं। ये वही फैक्टर्स हैं, किसी जगह पर कितना रिस्क है वो जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कहीं केमिकल से एक्सपोजर है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो लाइक्लीहुड बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, अगर एक आदमी काम कर रहा होता है तो लाइक्लीहुड है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है कि एक ही आदमी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर 50 आदमी काम कर रहे हैं, 500 आदमी काम कर रहे हैं और सबको भी इफेक्ट पड़ रहा है तो बड़ा इशू हो गया ना। तो जब आप रिस्क को इवेलुएट करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल को भी ध्यान में रखते हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ा इशू है, ठीक। टाइप ऑफ पीपल किस तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, है ना, वल्नरेबल पीपल हैं, किसी टेम्पररी डिसेबिलिटी है या परमानेंट डिसेबिलिटी है वहाँ काम करने वाले, तो टाइप ऑफ पीपल ये भी एक बड़ा फैक्टर है ना। इसके हिसाब से रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी, कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कितना तेज़ी से काम हो रहा है, या कितनी बार वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक जैक हैमर समझते हैं आप लोग, जिससे रोड तोड़ते रहते नहीं, वो घट करता रहता है, गड्ढा करता है, पत्थर तोड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा नॉइस भी होती है। अब एक आदमी की ड्यूटी दे दिया आपने कि तुम ये काम करो, कंक्रीट तोड़ो, रोड, ऐसा सब कुछ भी। अब वो दिन भर लगाया, 4-6 घंटा 8 घंटा कान में उसके अगर कुछ लगाए तब भी वाइब्रेशन एक्सपोजर हो रहा है। और चूँकि कंटिन्यूस काम कर रहा था वो, क्योंकि आपके बोन्स वो हिल रहा है तो बोन्स भी हिल रही हैं, तो बोन्स के थ्रू भी आपके ये नॉइस या साउंड ट्रांसफर हो रही है आपके अंदर, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। एक्सपोजर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल
एक है और हज़ार्ड ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, लगातार वो काम कर रहा है। अब इसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं, इसी काम को 4 आदमी में डिवाइड कर देंगे। तो जो 8 घंटा एक आदमी काम कर रहा है वो 2-2 घंटे, एक आदमी 2 घंटा काम किया, चला गया, दूसरा काम करने लगा। फिर दूसरा आदमी है तो आपने उसको कम कर दिया ना, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, हज़ार्ड कम हो गया। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हज़ार्ड ज़्यादा है। ठीक, एक तो फैक्टर ये भी है। इसके अलावा साइज ऑफ हज़ार्ड किस लेवल का है, जैसे एक्सपोजर है टॉक्सिक गैसेस का, H2S की बात अगर हुई तो कार्बन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत खतरनाक है ना। 10 ppm के बाद में वो जो उसकी लिमिट है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, उसको क्रॉस किया आपने और बेहोश होकर मर गए, क्योंकि हज़ार्ड का साइज बहुत बड़ा है। या आप बहुत हाइट पे काम कर रहे हैं, बहुत हाइट पे काम कर रहे हैं तो ज़रा सा पैर फिसला के गए, है ना। तो साइज ऑफ हज़ार्ड किस लेवल का काम हो रहा है, कितना हज़ार्डस है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिस्क को इवेल्युएट करने में। इसके अलावा एनवायरनमेंट फैक्टर भी है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जैसे यही है, हम क्लास कर रहे हैं यहाँ पर, एनवायरनमेंट, यहाँ पर लाइटिंग। एनवायरनमेंट का मतलब होता है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट नहीं कि सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, बरसात नहीं। जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट की बात, उस लोकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि वहाँ पर वेंटिलेशन कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, लाइटिंग कैसी है, ये सब चीज़ें। वर्क स्पेस कितना है, आप आराम से बैठ के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक वो जो पान की दुकान में बैठे रहते हैं छोटा सा, दिन भर उसी में बैठे हुए, या जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जिसमें जो पुराने इलाके होते हैं वो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, दिन भर खड़े उसी में काम कर रहे हैं, दिन भर खड़े होकर काम कर रहे हैं, दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक है। इसके अलावा ड्यूरेशन, कितनी देर तक काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके, ये सब जब इवेल्युएट करते हैं, रिस्क को कंसीडर करते हैं, इन सबको दिमाग में रखते हुए रिस्क मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। ठीक है ना, हमने इससे पहले जो भी पढ़ा है ना, अभी कहाँ गया वो, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो इसके अंदर ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, है ना, टाइप ऑफ हज़ार्ड, वल्नरेबिलिटी, नंबर ऑफ पीपल, एक्सपोजर, सब कुछ। ओके ओके, ये क्लियर है। हज़ार्ड को जब आप एक्सप्रेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं ये फैक्टर काम करेगा, कहीं ये फैक्टर काम करेगा, कहीं ये काम करेगा, कहीं ये 2-3 करेंगे, कहीं ये सारे करेंगे। तो जितने ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उतने ही उसकी सीवियरिटी या लाइक्लीहुड बढ़ती चली जाएगी।